हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेफिसिट डिमांड लीड्स टू ए डिफ्लेशनरी गैप, बी इन्फ्लेशनरी गैप, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। डेफिसिट डिमांड वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई पे, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी। इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होती है। ठीक है, जितनी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे चाहिए होती है ना, उस डिमांड से अगर एक्चुअल डिमांड कम है तो क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। अगर एक्चुअल डिमांड ज़्यादा है, जितनी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे चाहिए होती है उससे, तब उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो डेफिसिट डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। डेफिसिट डिमांड से क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होती है, एग्रीगेट डिमांड फॉल नहीं होती है। ऑप्शन ए है फॉल इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब अगर लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर लोग कम खर्चा करेंगे, कम गुड्स की डिमांड करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ऑप्शन बी है फॉल इन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट कम हो गए, हमारी कंट्री से जो सामान बाहर जा रहा था वो कम हो गया, तो उससे भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सी है फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है कंजप्शन गुड्स पे या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, अगर गवर्नमेंट ने वो कम कर दिया तो उसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। फोर्थ है फॉल इन इम्पोर्ट्स। क्या इम्पोर्ट्स के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है? नहीं, इम्पोर्ट्स के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होती है। इम्पोर्ट्स कम हो गए, इसका मतलब जो गुड्स बाहर से आ रहे थे हमारी कंट्री में, जो पैसा बाहर जा रहा था, अब वो हमारी कंट्री में खर्च होएगा, तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होएगी, ना कि डिक्रीज़ होएगी। तो फॉल इन इम्पोर्ट्स से एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है फॉल इन इम्पोर्ट्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद अ व्यू टू करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन दे रखी है, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन दे रखी है, उसको करेक्ट करना है। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो चुके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर शुड बी अडॉप्टेड। तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए कौन से फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ऑप्शन ए है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब लोगों के पास ना पैसे ज़्यादा हैं तभी वो डिमांड ज़्यादा कर पाते हैं। तो इसमें जो लोगों के पास कैश है ना वो कम करना होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड है इंक्रीजिंग टैक्सेस। टैक्सेस के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है ना, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि टैक्सेस देने के बाद बचती है। ठीक है, जिसे लोग एक्चुअली खर्च कर सकते हैं। टैक्सेस इंक्रीज हो गया तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, अब उनके पास कम पैसे खर्च करने के लिए, तो वो कम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो थी वो करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन पब्लिक डेबिट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों को अच्छे अच्छे ऑफर्स देके, अच्छे अच्छे इंटरेस्ट रेट देके उनसे मनी को बोरो कर लेती है, तो लोगों के पास कैश नहीं बचता तो वो डिमांड नहीं कर पाते। तो इस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट किया जाता है। ये तीनों ही मेजर सही हैं, तीनों तरीक़ों से ही इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन्फ्लेशनरी गैप ऑप्शन ए है रेजेस द लेवल ऑफ आउटपुट।
क्या इन्फ्लेशनरी गैप जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है उसको रेज कर देता है। बी, डज नॉट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लेवल ऑफ आउटपुट पे। सी है, रेजेज द जनरल प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल होता है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डी है बोथ बी एंड सी। तो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना वो पहले से ही फुली यूटिलाइज्ड हो चुके होते हैं और रिसोर्सेज नहीं होते हैं जिनसे आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, लेवल ऑफ आउटपुट रेज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, डज नॉट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, रेजेस द जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज सारे पहले से फुली यूटिलाइज्ड हो चुके होते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बोथ बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इज नोन एज। जो दो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये जो दोनों पॉलिसीज़ है इनको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। इसमें लिखा है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दैट मीन्स वो कौन सी होगी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं जो कि आरबीआई चलाता है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है वो होती है फिस्कल पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ स्टेट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज अ डैश कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जब स्टेट होती है तो इकोनॉमी के अंदर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी होती है या फिर अनयूटिलाइज्ड। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो स्टेट होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन इकोनॉमी के अंदर अभी भी जितने रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं हुए होते हैं। रिसोर्सेज अभी भी ऐसे बचे होते हैं जिन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में देयर इज अ यूटिलाइज कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर अभी भी एक कैपेसिटी होती है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलअप है ये, रिवर्स रेपो रेट इज डैश बाय द आरबीआई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अगर आरबीआई को इकोनॉमी के अंदर जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है, जितनी भी मनी अवेलेबल है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो रिवर्स रेपो रेट को रेज्ड करेंगे या फिर रिड्यूस्ड करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। पहले समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट पता है आप सबको, वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इसका उल्टा कर देते हैं। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है ना, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब इकोनॉमी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम करनी होती है, मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देता है, मतलब कि रेज्ड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी का कौन से कंपोनेंट को अडॉप्ट करेंगे। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे। बी इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम करनी होती है। लोगों के पास कम पैसे होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा, जिस रेट पे बैंक लोन देते हैं ना उस रेट को इंक्रीज कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोन कम लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी। सेम यही अगर CRR इंक्रीज कर देंगे और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप द सेंट्रल बैंक। डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है। तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जब लोगों के पास पैसे जाएंगे, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए है डिक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाएगा। ऑप्शन बी है इंक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाएगा। ऑप्शन सी है इंक्रीजेस CRR, CRR को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है इकॉनमी के अंदर डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है। तो जब भी डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना होता है ना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमेशा इंक्रीज किया जाता है, और अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तब मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन सी देखते हैं, इंक्रीजेस कैश रिजर्व रेशो। CRR इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक को RBI के पास ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पहले से CRR को इंक्रीज कर दिया तो अब कमर्शियल बैंक RBI के पास ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। अब वो इकॉनमी के अंदर कम पैसे लोन पे दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, और ज़्यादा डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रू फॉल्स बताना है। अ राइज इन गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर लीड्स टू कट इन एग्रीगेट डिमांड। अगर गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट जो कंजप्शन गुड्स पे खर्च करती है उसको बढ़ा देती है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज हो जाएगा, ना कि कट हो जाएगा, ना कि डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में द प्राइस लेवल डज नॉट राइज, प्राइस लेवल इंक्रीज नहीं होता है। एक्सेस डिमांड है मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है ना, तब प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है ना, वो इकॉनमी के अंदर हमेशा रहती है। इसके अंदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब एक पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहा है ना, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है किसी इंडस्ट्री में, उस टाइम पे जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर दोनों सिचुएशन होती है, फ्रिक्शनल भी और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है ट्रू। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के MCQs। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।